कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ के साथ। तो पहला न्यूज़ है हमारा, डज H5N1 पोज अ थ्रेट फॉर ह्यूमंस। तो ऐसा अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि जो H5N1 है उसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं केरला में, जिसके बाद ये सवाल हमारे सामने आ रहा है कि क्या H5N1 जो पहले सिर्फ बर्ड्स में देखा जाता था, उसका थ्रेट जो है वो ह्यूमंस में किस हद तक वैलिड है। तो H5N1 क्या होता है इस बारे में थोड़ा हम समझते हैं। तो पहले तो यही है कि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्लापुहा, कोटायम और पथनामिथा में केरला में, जहाँ पे कि वाटर बॉडीज, माइग्रेटरी बर्ड्स और फाउल्स और इंटीग्रेटेड फार्म्स होते हैं, वहाँ पे H5N1 के आउटब्रेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं 19 प्लेसेस में सिंस April. However, the death of crows in large numbers in Allapuha and subsequent confirmation of the H5N1 virus in their carcasses have given rise to the concerns that the virus could स्प्रेड फार एंड वाइड। मतलब पहले जो बर्ड्स में देखे जाते थे उनके अलावा अब हमने देखा कि क्रोज की भी डेथ हो रही है। पहले सिर्फ वाटर बर्ड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स में ही H5N1 देखने को मिलता था, बट अब ये जो नया केस सामने आ रहा है उसमें क्रोज की डेथ हुई है और उनका जो स्किन होता है, कैराकास होता है, उसमें से H5N1 वायरस के ट्रेसेस मिले हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि पहले जो वायरस सिर्फ वाटर बर्ड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स में स्प्रेड हो रहा था, वो क्या बाकी जगहों पर भी या बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी स्प्रेड हो सकता है। तो किस हद तक डेंजरस है H5N1? तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, द वायरस लैक्स चेंजेस दैट वुड मेक इट बेटर adapted to transmission between people and therefore the risk to human health remains low। मतलब इतना भी नहीं है कि वायरस, जैसे हमने कोविड-19 में देखा था कि कोविड-19 म्यूटेट कर जाता था और एक नया स्ट्रेन बन जाता था, तो वैसे चेंजेस की कैपेसिटी H5N1 वायरस में नहीं है। इस वजह से जो थ्रेट है वो लो है, लेकिन पोटेंशियल फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस टू रैपिडली इवॉल्व and the wide geographic spread of H5N1 signals that more human infections could be expected। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व करता है, बहुत रैपिडली इवॉल्व करता है, इसीलिए। और क्योंकि H5N1 वायरस जो है उसका जोग्राफिकल स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि किसी एक कंट्री तक, एक एरिया तक सीमित रहे, इसीलिए और ज़्यादा ह्यूमन इन्फेक्शंस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, What is the level of risk in humans? कि humans की अगर हम बात करें तो level of risk जो है वो क्या है। तो the virus seems to spread from birds or animals to humans who may be closely interacted with these without adequate personal protection। जो स्पेशली जैसे लोग जो एनिमल फार्म्स में काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, वो लोग जो उनका रिस्क एक्सपोजर बहुत हाई होता है, वो लोग इस वायरस के कॉन्टैक्ट में आने की उनकी संभावना ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द WHO, बिटवीन 2003 एंड April 1, 2024, close to 900 human infections of H5N1 have been reported from 23 countries, of which more than half were fatal। यानी अगर 2003 से लेकर के 2024 तक हम बात करें, पिछले 21 सालों में करीब करीब 900 लोगों को H5N1 का सामना करना पड़ा है और आधे से ज़्यादा केसेस इसमें फेटल थे, यानी कि जानलेवा थे। तो इवन दो द रिस्क ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस इज स्टिल परसीव्ड टू बी लो, this can change rapidly as the virus spreads to more animals, especially cows or domestic mice, which have closer contact with humans। And in districts like Allapuha, where waterfowls, chicken, dairy cows and humans share the same environment, the opportunity for human infections should be perceived as high। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं H5N1 के? किसी भी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के जैसे illnesses include respiratory difficulties, fever, cough, sore throat and pneumonia, all of which can potentially worsen, especially in those who are immunocompromised or have underlying conditions। आपने देखा था कि कोविड-19 के टाइम पे भी यही हुआ था कि जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती थी, उन लोगों को ईजिली इन्फेक्शन जो ये वायरस था वो इन्फेक्ट कर जाता था। यहाँ पर भी सेम केस है कि जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं या जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है,
उनके लिए ऐसी इस वायरस के कांटेक्ट में आना ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? तो सबसे पहला, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बर्ड्स और एनिमल्स और देयर कंटामिनेटेड एनवायरमेंट्स। दूसरा, मॉनिटर फॉर न्यू रेस्पिरेटरी इलनेस सिम्टम्स इंक्लूडिंग कंजक्टिवाइटिस फॉर 10 डेज एंड सीक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि सिम्टम्स में जब हम बात कर रहे थे तो एक सिम्टम कंजक्टिवाइटिस भी होता है, और यूएस में ये देखने को मिला कि एक ही केस जो रिपोर्ट हुआ था इस साल वो कंजक्टिवाइटिस का था, कि कंजक्टिवाइटिस हुआ और बाद में पता चला कि वो जो केस था वो H5N1 का था। तो ये सारे सिम्टम्स जब भी हमें देखने को मिले तो हमें जो है वो टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए, और जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। It would be better to ensure that people use only pasteurized milk, and poultry meat and eggs should be well cooked to prevent any possible foodborne transmission of H5N1, क्योंकि जो डायरेक्ट सोर्स है इस वायरस से कांटेक्ट में आने का वो है एनिमल्स। तो पैस्चराइज्ड मिल्क क्यों लेना है? क्योंकि डायरेक्ट जो मिल्क आप फार्म से लेके आएंगे, जो काउज हमें प्रोवाइड करती हैं या बफलोज, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उस मिल्क में वायरस का कंटामिनेशन जो है वो हो सकता है। दूसरा, कि जो भी हम पोल्ट्री मीट और एग्स खाते हैं इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली कुक्ड हो ताकि उससे वायरस का ट्रांसमिशन ना हो, तब जाकर के हम H5N1 जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर। डिस्पाइट राइजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कवच वर्क स्टिल ऑन द स्लो ट्रैक। तो यहाँ अभी हमने देखा रिसेंटली एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो थी वो एक गुड्स ट्रेन के साथ कोलाइड कर जाती है यहाँ रंगपानी स्टेशन के पास, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हमें देखने को मिली। तो अब जब ये कोलिजन की हम बात करते हैं, ट्रेन कोलिजन की, पिछले 23 मई को भी हमने देखा था कि पंजाब में 2 गुड्स ट्रेन कोलाइड कर गई। तो यहाँ पर अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, जो है कवच। और ये कवच एग्जैक्टली है क्या? तो ये ट्रेन के कोलिजन को रोकने के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो हमने बनाया है। तो द कवच सिस्टम इज एन इंडिजिनस डेवलपमेंट बाय द इंडियन रेलवेज, is a train collision avoidance system designed to enhance safety by preventing train collisions। कि जो ट्रेन आपस में कोलाइड कर जाती हैं उसको रोकने के लिए हमने ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बनाया है जिसका नाम है कवच। कवच automatically stops trains if they are on a collision course. It achieves this by communicating with both the trains and trackside equipment to detect potential collisions and take प्रिवेंटिव एक्शन। कि अगर ऐसा कुछ होने लगता है तो ये एक मैसेज सेंड कर देता है दोनों ट्रेन्स को, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर देता है। द सिस्टम कैन ऑटोमेटिकली कंट्रोल द स्पीड ऑफ द ट्रेन बेस्ड ऑन सिग्नल एस्पेक्ट्स एंड स्पीड लिमिट्स। इफ ट्रेन इज ओवर स्पीडिंग, कवच इंटरवीन्स टू ब्रिंग इट विद इन द सेफ्टी लिमिट्स। अब जो सिस्टम यहाँ पे यूज होता है वो है सिग्नल पासिंग एट डेंजर prevention। तो कवच prevents a train from passing a signal that is in the danger position। कि अगर सिग्नल खराब है या सिग्नल जो है वो काम नहीं कर रहा है तो वैसे केसेस में कवच जो है वो काम करता है कि ट्रेन जो है वैसे सिग्नल से पास ना करे। इफ द सिस्टम डिटेक्ट्स दैट अ ट्रेन इज अबाउट टू पास सच अ सिग्नल, इट ऑटोमेटिकली अप्लाइज द ब्रेक। जो कि यहाँ पर हुआ था, जो अभी कोलिजन हुआ कंचनजंगा एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेन का, तो उसमें यही चीज थी कि जो सिग्नल था रंगपानी स्टेशन के आगे वो खराब था, वो काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से भले ही जो लोको पायलट थे उन्होंने क्लियरेंस ले लिया था स्टेशन मास्टर से, लेकिन फिर भी यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो दोनों ट्रेन्स थी वो कोलैप्स हो गई। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो ऑटोमेटिकली जो कवच सिस्टम है वो ब्रेक लगा करके ट्रेन को रोक सकता है। तो ब्रेकिंग असिस्टेंट, the system ensures timely application of brakes if the driver fails to do so. This is particularly useful in scenarios where the driver might be incapacitated or unaware of the impending danger। कि कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, जो लोको पायलट होता है उनके लापरवाही की वजह से जो ट्रेन होती है वो टाइम पर रुक नहीं पाती है। तो ऐसे केसेस में ये जो कवच सिस्टम है
वो ब्रेक्स को अप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेटिक विस्लिंग एट लेवल क्रॉसिंग्स। तो कवच कैन ऑटोमेटिकली साउंड द हॉर्न एट लेवल क्रॉसिंग्स रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स एट अनमैन्ड क्रॉसिंग्स। जहां पर लोग नहीं होते हैं वैसी क्रॉसिंग्स पे जो कवच सिस्टम है वो हॉर्न्स को बजा सकता है। And last is data logging. It records data related to train operations and system interventions which can be used for post-incident analysis and improving safety measures. कि जो भी चीज़ें, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं कवच सिस्टम के साथ, कवच सिस्टम को यूज़ करने के बाद, उन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जो कि इंसिडेंट के बाद एनालिसिस के लिए काम आ सकता है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो कवच सिस्टम है वो कितना ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन अभी तक 2016 से लेकर के 2024 तक, यानी 8 साल हो गए हैं इस सिस्टम को बने हुए। 8 साल से हम इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको हम सक्सेसफुली नहीं कर पाए हैं। ट्रायल्स पे ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको हम इंट्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ बात अब यही है कि बार बार जब जो ट्रेन्स हैं वो कोलाइड कर रही हैं, कोलिजन्स हो रही हैं, तो क्यों हम कवच सिस्टम को जल्दी से जल्दी अपने ट्रेन्स के साथ इक्विप नहीं कर रहे हैं? किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है गवर्नमेंट कि आगे और कितनी बड़ी घटना होनी चाहिए ताकि हम कवच सिस्टम को ईजिली डिप्लॉय कर सकें? ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है वुमेन्स पैनल रिसीव्स ओवर 12,600 कंप्लेंट्स। तो एक विमेन की पैनल है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की, जिन्होंने जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं उसके बारे में जो उस पर कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो उसी का डेटा है, आप इसको अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। प्री के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर विमेन सो फार दिस ईयर हैज़ बीन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय दिल्ली एंड देन महाराष्ट्र। यानी फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली और उसके बाद महाराष्ट्र। स्टाइफ टोन मणिपुर हैज रिकॉर्डेड ओनली 3 कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन विथ द कमीशन। जबकि हमने देखा था कि मणिपुर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था कुकीज और मेटीज के बीच में, उस बीच में जो विमेन की हालत थी मणिपुर में वो कितनी खराब थी। डिस्पाइट दैट मणिपुर से सिर्फ और सिर्फ 3 कंप्लेंट्स रिसीव किए हैं इस साल। So out of the total 12,648 complaints received by the NCW till now in 2024, 6,492 were from उत्तर प्रदेश। यानी लगभग 50% जो complaints हैं वो कहाँ से हैं? तो उत्तर प्रदेश से। दिल्ली was a distant second with 1,119 complaints और महाराष्ट्र के हैं 764 according to the data from the panel. Among the other states, तमिलनाडु जो है वो 304 complaints, कर्नाटका 305, बिहार 586, मध्य प्रदेश 516, हरियाणा 509, राजस्थान 409 और वेस्ट बंगाल 307। तो अब जो कंट्रास्ट है उस चीज़ को देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो 6,492 है, यानी 6,492। वहीं अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो 300, 400, 500 ऐसे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लेवल ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन है विमेन की उत्तर प्रदेश में, वो किस हद तक अच्छी है या बुरी है? या तो वहाँ की जो क्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम है वो इतनी स्ट्रांग है कि विमेन के पास इतना ज़्यादा उनके राइट्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि विमेन जो हैं वो अपने खिलाफ हुए चीज़ों के बारे में बात कर सकती हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि इतना लो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स तो नहीं हो सकता है किसी भी स्टेट में, क्योंकि विमेन की कंडीशन ऑल ओवर इंडिया जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से अब इस चीज़ को पूरी एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर यूपी में इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं तो उसका रीज़न क्या है, और बाकी सब स्टेट्स में अगर इतने कम कंप्लेंट्स हैं तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो एज फार एज द कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर कंसर्न्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ 3,567 were received in the right to dignity category that involves harassment other than domestic violence। कि domestic violence के अलावा जो harassments होते हैं
उसको राइट टू डिग्निटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसमें काउंट किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है 3213 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। The complaints of dowry harassment stood at 1963, molestation 821, police apathy against women's complaints at 524। पुलिस apathy क्या होता है कि जब आप पुलिस के पास जाते हैं आप अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो वो इनडिफरेंटली आपको ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद है रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप कंप्लेंट्स एट 658, द डेटा शोड 495 कंप्लेंट्स जो थी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड थी, 339 साइबर क्राइम्स, 345 स्टॉकिंग और 206 ऑफ ऑनर क्राइम्स। ठीक है, और फिर से हम बात देखते हैं कि मणिपुर जो था वहां पर ethnic violence as well as crimes against women recorded only 6 complaints with the NCW in 2023, और 2023 में जो टोटल कंप्लेंट्स थी वो 28,811 रिलेटेड टू वुमेन वर रजिस्टर्ड बाय द NCW। तो पहले हमने जो 12,000 का नंबर देखा था वो 2024 में अब तक का रिपोर्ट किया हुआ डेटा है, और 2023 में क्या था तो 28,811। तो अब आपका होमवर्क ये है कि 2023 में इस पैनल में सबसे हाईएस्ट 5 स्टेट्स कौन से थे और सबसे लोएस्ट 5 स्टेट्स कौन से थे, ये आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट। अब बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल एनालिसिस पर। तो पहला जो एडिटोरियल है हमारा वो है न्यू डायनामिक्स। यहाँ बात हो रही है कि एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जो G7 है वो किस हद तक रेलिवेंट है, और अगर रेलिवेंस जो है वो G7 की कम हो रही है तो उसको रीस्टोर करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। So the decision to include BRICS and the African nations signifies a shift from traditional Western domination to a more inclusive approach। जो अभी G7 हुआ यहाँ इटली में, वहाँ पर ब्रिक्स और इटालियन अफ्रीकन नेशंस को बुलाया गया था। तो ये दिखाता है कि G7 जो हमेशा से सिर्फ वेस्ट ओवर द रेस्ट का जो मेंटालिटी थी उससे अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इटलीज प्राइम मिनिस्टर मेलोनीज कॉल टू मूव पास्ट the West versus the rest underscores the need for broader collaboration in addressing global challenges। तो अब हम बात करते हैं कि G7 का रोल जो है वो क्यों अभी रिसेंट टाइम्स में चेंज होता हुआ नजर आया है। तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन्स की जितनी भी G7 इकोनॉमीज हैं, भले ही वो दुनिया की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज है, पिछली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो भले ही वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, लेकिन फिर भी जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उसने अभी रिसेंटली एक स्लो डाउन को एक्सपीरियंस किया है। दूसरा है कोविड-19 पैंडेमिक। तो द पैंडेमिक हैज स्ट्रेन्ड रिसोर्सेज एंड हाईलाइटेड द डिस्पैरिटीज विदिन एंड बिटवीन द नेशंस। एंड तीसरा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग है G7 के अंदर वो भी काफ़ी हद तक चेंज होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं G7 में भी जो कि क्लियर स्टैंड नहीं ले पाई हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो अब ये जो G7 का समिट हुआ था उसके आउटकम्स क्या क्या निकले। तो सबसे पहला है कि द जॉइंट कम्युनिटी लैक्ड स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशंस एंड फोकस्ड ऑन लिस्टिंग द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, कि भले ही इन्होंने प्रॉब्लम्स को लिस्ट कर दिया कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या इजराइल पैलेस्टीन का इशू हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें अभी ग्लोबल इश्यूज परसिस्टेंट हैं, लेकिन इन इश्यूज का सोल्यूशन क्या है इस बारे में ये जो जॉइंट कम्युनिकेशन स्टेटमेंट है वो बात नहीं करता है। तो की इश्यूज इंक्लूडेड सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड अ कॉल फॉर गाजा सीज फायर व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इजराइल। दूसरा जो ये कम्युनिक था वो फोकस करता है चाइना और ट्रेड पर, क्योंकि जितनी भी G7 कंट्रीज हैं, फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि उनको जो यूएस है उसकी डोमिनेशन है G7 में, और यूएस जो है वो चाइना के अगेंस्ट है।
तो इस वजह से जितनी भी G7 इकोनॉमीज हैं सब मिल करके जो चाइना का डोमिनेशन है ग्लोबल ट्रेड पर उसको कम करना चाहते हैं। तो G7's critical stance on China's trade practices highlighted the ongoing economic tensions. However, the article points out, ये जो आर्टिकल है points out the uncertainty regarding the real shift in trade relations, suggesting economic dependencies might hinder significant changes. कि भले ही हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढते हैं तब तक इस पूरे एरिया में अनसर्टेनिटी जो है वो बरकरार रहेगी। नेक्स्ट यहाँ बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कि द एम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक द IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर signals the recognition of the need for connectivity and economic integration. However, the criticism about the lack of execution highlights a recurring issue in international commitments. कि ये जो IMEC था इसकी कमिटमेंट जो थी वो इंडिया के 2023 G20 समिट में हो गया था, बट अभी तक करीब 1 साल होने को आया है अब इस चीज को, लेकिन इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो यहाँ अब बात होती है कि इंडिया का रोल क्या हो सकता है। इंडिया भी G7 में इनवाइटेड था, G7 समिट में, लेकिन इंडिया एक मेंबर नहीं है G7 का। तो ऐसे में इंडिया जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है, इस चीज को हमें समझना होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदीज फोकस ऑन इंडियाज डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस aligns with India's aspirations on the global stage. Nevertheless, the lack of substantial bilateral outcomes, especially with key partners like the US and Canada, points to missed opportunities for deeper engagement. कि भले ही अभी हम गए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो G7 में, लेकिन जो जिस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए था, खास करके US और कनाडा के साथ, क्योंकि कनाडा के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रेन हो गए हैं इन द रिसेंट टाइम्स, उस तरीके से हम इसको यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो बेसिकली अब बात ये है कि G7 जो है वो उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है इन द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। तो अब जो ज़्यादा बड़े बड़े ब्रॉडर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि G20 हो गया, उनको आगे आने की ज़रूरत है। किस लिए? तो Forums like G20, which include a broader range of countries, might be more effective in addressing global issues. The G7's need to redefine its role and objectives is crucial as global dynamics evolve, necessitating a more inclusive and representative approach to international cooperation. तो G20 के बारे में हम क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि G20 जो है वो एक ब्रॉडर फोरम को रिप्रेजेंट करती है, एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे नेशंस जो हैं वो एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि G20 जो है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स GDP जो है वो G20 नेशन से आता है। तो लेवल जो है G20 का, उसके सामने जो G7 है उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं है, इसीलिए ब्रॉडर प्लेटफॉर्म्स को हमें यूज करने की अब ज़रूरत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर। तो अगला एडिटोरियल द हाई कॉस्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डीकपलिंग। तो इकोनॉमिक डीकपलिंग क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं ट्रेड रिलेशंस की किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, तो अगर ट्रेड डिपेंडेंसी जो है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो टैरिफ रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर कंट्रीज ऐसा नहीं चाहती हैं कि जो हम एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहें, तो टैरिफ रेट्स जो हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकें, और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इकोनॉमिक डीकपलिंग। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज्ड न्यू टैरिफ्स ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, सिग्नलिंग अ मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक डीकपलिंग। कि जो चाइना से चीज़ें इंपोर्ट होती थी यूएस में, उस पर नए टैरिफ्स लगाए हैं जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इस चीज़ से अग्री किया है किसने? तो जो यूरोपियन यूनियन के नेशंस हैं उन्होंने। दिस डिसीजन मार्क्स अ न्यू फेज इन यूएस चाइना रिलेशंस विद सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हम देखते हैं। तो द मूव रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ दैट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद चाइना पोजेस रिस्क्स टू नेशनल security, and policy makers in Europe are also considering similar measures to counter China's economic practices.
कि चाइना की जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं उनकी नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करती हैं। इसीलिए चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। तो द यूएस हैज इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। किन किन चीजों पे टैरिफ्स लगे हैं? दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? तो द इकोनॉमिक सिचुएशन इज लाइकली टू वर्सन विद द ongoing tariff battles leading to higher costs for consumers and disruptions in the global supply chains। क्योंकि सडनली अगर आप बोलेंगे कि हमें अब इंडिजिनसली प्रोड्यूस करना है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे करके किसी भी एक कंट्री के गुड्स को फेज आउट करना पड़ता है। अगर सडनली एक रात को उठ के ख्याल आया कि कल से हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। दैट इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। There are potential delays in green transmission targets and increased pressure on various industries। अब इसका जो impact है वो रिसोर्स रिच कंट्रीज पे क्या होगा ये देखते हैं। तो कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया heavily dependent on exports of resources to China face economic risks from decoupling। These nations may need to diversify their trade relationships to mitigate these risks। कि इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ये कंट्रीज कि इनको अब अपना जो बास्केट है जिससे के साथ ये लोग ट्रेड करते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो साउथ ईस्ट एशिया बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम चाइना बट रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन बीजिंग फॉर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। India, while aiming to increase its manufacturing capacity, is still uncertain about the extent of gains it can achieve from the decoupling process। कि जो इंडिया है या साउथ एशिया है हमें बहुत फ़ायदा होगा इस डीकपलिंग से, क्योंकि चाइना के अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एक ऑल्टरनेटिव की तरह एमर्ज कर सकती हैं। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव्स भी जो हैं वो चाइना पर डिपेंडेंट हैं। तो ये चीज़ किस हद तक बेनिफिशियल होगी ये हमें आगे जो है वो देखना होगा। अब रिस्क क्या क्या है इसके? तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड डी रिस्किंग स्ट्रैटेजीज माइट लीड टू फ्रैगमेंट ग्लोबल इकोनॉमी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस। कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक नए फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे जिसका कि कारण होगा ग्लोबल इकोनॉमिक डीकपलिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट एडिटोरियल पर जो है टाइम फॉर अ सेंसस कम व्हाट। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में हर 10 साल पर सेंसस होता था। जो 2011 में लास्ट सेंसस, लास्ट जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी और 2021 में वो फिर से स्केड्यूल्ड था जिसका डेटा भी कलेक्ट किया जाने लगा था। बट ड्यू टू कोविड-19 जो कि उस टाइम पे बहुत एक्टिवली इंडिया में था तो सेंसस को फॉर द टाइम बीइंग पोस्टपोन कर दिया गया और उसके बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि सेंसस है वो हो जाए। तो 2011 के हिसाब से अगर बहुत सारी चीज़ें जो है पॉलिसी में हम डेटा जो है वो 2011 के सेंसस का यूज़ करते हैं तो इससे हमारी पॉलिसी जो है वो अप टू डेट नहीं बन पाती है, क्योंकि इन पिछले 12-13 सालों में जो इंडिया में चेंजेस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके जो गवर्नमेंट है उन्हें सेंसस जो है वो कंडक्ट कराना चाहिए। तो अब यहाँ जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि सेंसस को डिले करना जो है वो रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी की एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी हो सकती है। The postponement of the 2021 census is speculated to be a deliberate strategy by the BJP. By delaying the census, the BJP aims to influence the timing of the delimitation exercise, which adjusts the parliamentary constituencies based on the population changes. So this strategy is intended to align the delimitation with the 2029 Lok Sabha elections, potentially boosting the BJP's electoral prospects। कि यहाँ बात हुई थी कि जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा वो 2026 में होगा, बट डिलिमिटेशन के लिए पॉपुलेशन का डेटा चाहिए होता है। तो अगर पॉपुलेशन का डेटा जो है वो 2021 के सेंसस के हिसाब से मिलेगा तो नंबर ऑफ सीट्स की जो चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे हो सकता है कि जो करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो एक डिसएडवांटेज पर
हो। इसीलिए जो करंट रूलिंग पार्टी है वो सेंसस को डिले कर रही है। लेकिन जो हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कहता है कि नेक्स्ट डिलिमिटेशन जो होगा वो शुड बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। यानी नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन इस हिसाब से हमारा होना चाहिए वो नेक्स्ट यानी 2031 में जो सेंसस शेड्यूल होगा उसके हिसाब से होगा। तो इफ द सेंसस अकर्स बिफोर 2026 डिलिमिटेशन वुड बी डिलेड अंटिल द 2030s, और वहीं अगर 2026 के बाद होगा तो डिलिमिटेशन जो है वो उसी टाइम पे हो जाएगा। अब डिलिमिटेशन जो है उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, उसके बारे में उसकी वजह से जो सेंसस है उसको डिले क्यों किया जा रहा है। तो द डिलिमिटेशन एम्स टू एडजस्ट द लोकसभा सीट्स टू मैच द पॉपुलेशन शेयर्स, potentially increasing seats for northern states with higher population growth। इस बारे में हम बहुत बार एडिटोरियल्स में पढ़ चुके हैं कि जब डिलिमिटेशन होगी तो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कंपेयर टू साउथ इंडियन स्टेट्स। तो हो सकता है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है वो भी ज़्यादा हो कंपेयर टू साउथ इंडियन स्टेट्स, जिसकी वजह से एक नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइड होने के चांसेस जो है वो क्रिएट होते हैं। दिस कुड बेनिफिट द बीजेपी विच हैज अ स्ट्रॉन्गर बेस इन द नॉर्थर्न स्टेट्स। और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो बीजेपी है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर हम यूपी का एग्जाम्पल छोड़ देते हैं तो अब यहाँ समझिए बात हो रही है कि जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके हिसाब से जो भी हमारा डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन वो 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा आफ्टर 2026 उसके पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिलिमिटेशन जो है वो किया जाएगा। तो प्रेजेंटली अगर 2021 में जो सेंसस है वो हो जाता तो ये जो डिलिमिटेशन होती वो 2031 के पॉपुलेशन के हिसाब से होती, क्योंकि हर 10 साल पर सेंसस होता है। लेकिन अब क्योंकि ये डिलिमिटेशन 2026 में स्केड्यूल्ड है तो अगर 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन के गठन के बाद अगर सेंसस होता है तो जो मान लीजिए 2027 में, तो वो डेटा जो है वो 2027 का यूज हो सकता है। और अगला लोकसभा इलेक्शन कब होगा? 2029 में। तो अगर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 2027 के सेंसस के हिसाब से इंक्रीज हो जाती हैं तो फायदा जो होगा वो पॉलिटिकल पार्टीज को होगा। और दूसरी चीज की यहाँ पर बात हो रही है विमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन के बारे में। तो जो एक 106th अमेंडमेंट बिल था नारी शक्ति वो प्रोवाइड करता है 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन इफेक्टिव आफ्टर सेंसस पोस्ट 2023, और विमेन्स रिजर्वेशन कुड प्रोसीड सेपरेटली फ्रॉम द जनरल डिलिमिटेशन। कि जो पहला सेंसस होगा 2023 के बाद उसके बाद विमेन्स रिजर्वेशन जो है वो एलोकेट किया जाएगा या विमेन के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाएंगी। यानी पहला सेंसस इस हिसाब से होना चाहिए 2031 में, क्योंकि 2021 वाला सेंसस जो है वो हुआ नहीं है। तो अगर इस चीज को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स जो होगी विमेन के लिए भी वो चीज भी रिजर्व हो जाएंगी, क्योंकि सेंसस है वो हो जाएगा। अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? तो अर्ली डिलिमिटेशन कुड इंक्रीज बीजेपी सीट्स इन द लोकसभा बट माइट कॉज अ बैकलैश इन द सदर्न स्टेट्स। द बीजेपी हैज स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स टू डिले द सेंसस टू गेन इलेक्टोरल एडवांटेज। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे वेलफेयर और राइट्स पर? तो पोस्टपोनिंग द सेंसस अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल एंटाइटलमेंट्स लाइक फूड राशंस। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होती हैं जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, फूड ग्रेन्स वगैरह हो गया, वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बट पॉपुलेशन जो है वो 2011 के बाद तो बहुत बढ़ा है। हमने देखा है कि इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। यानी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ऑन द राइज है। तो अब 2011 में जहां 10 लोग थे, हो सकता है 2021 में 20 लोग होंगे। लेकिन जो फूड ग्रेन्स या पीडीएस राशन जो डिस्ट्रीब्यूट होता था वो उन्हीं 10 लोगों को होता था जो 2011 के सेंसस में रजिस्टर्ड है। तो इस वजह से जल्दी सेंसस कराने की ज़रूरत है ताकि ये जो फ्री सर्विसेज हैं उनको लोग अवेल कर सकें।
The delay could be challenged legally as an abuse of government privilege and an infringement of fundamental rights, क्योंकि जो बेसिक सर्विसेज हैं वो इंसान को नहीं मिलती हैं ड्यू टू लैक ऑफ सेंसस, कि वैसा वो इंसान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसको पॉपुलेशन में कैसे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो बस बेसिकली अब यहाँ यही बात थी कि जो सेंसस है उसको हमें जल्दी से जल्दी कंडक्ट करा लेना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर 2026 के बाद सेंसस होता है तो जो डिलिमिटेशन है वो उस पॉपुलेशन के डेटा के हिसाब से होगा। तो ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि वो रेज कर सकते हैं और अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।